ये रिपोर्टेड है 2023 PTD 732। इसका ये नीचे है, इसके जो हेड नोट्स हैं उसमें एडवांस टैक्स का स्कोप दिया हुआ है। तो पहले हम हेड नोट को, फिर रेलेवेंट पैरा भी हम पढ़ सकते हैं। ऊपर आएंगे, एक मिनट। वेरी कंप्रीहेंसिव जजमेंट है ये। तो इसमें MCB जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका भी रेफरेंस है, और उसके अलावा और भी बहुत सी जजमेंट है विद रिगार्ड टू एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की नेचर क्या होती है, स्कोप क्या होता है, कब तक ये चलता है। यूजुअली एडवांस टैक्स इज नॉट ए लेवी बट इज ए प्रोविजनल टैक्स विच ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द टैक्स ईयर। वंस टैक्स ईयर इज क्लोज इट्स सीज टू बी ऑपरेट। तो अकॉर्डिंगली ये स्कोप, पहले भी बहुत सी जजमेंट है, SNGPL है, उसके बाद एक मरगला टेक्सटाइल है, और भी है कि अथॉरिटी को एग्जामिन करना चाहिए कि जो विद होल्डिंग एजेंट जब लायबल होना है तो जिसका टैक्स काटना है, जो पेयर्स है उस या परचेजर है उसको देखना है, उसको या जो पेयर है उसको देखना है कि क्या उसने टैक्स पे कर दिया है कि, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी उसकी है। अगर उसने पे कर दिया तो फिर विद होल्डिंग एजेंट जो है उससे डिफॉल्ट सरचार्ज दिया जा सकता है, ओरिजिनल टैक्स नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है और उसमें ड्यू टैक्स जो है पे कर दिया है। जिस डेट को उसने डिडक्ट करना था और जिस डेट को उसने पे किया है उस पीरियड का उससे डिफॉल्ट सरचार्ज लिया जा सकता है। तो ये हम इसका रेलेवेंट पैरा आगे होगा, 5 पैरा 6 या 7 में आए आगे। हाँ, ये वाला, ये हर्ड के बाद 7-8 से इसको हम पढ़ लेते हैं। तो इससे 7-8 एंड तक जो है 10 तक पैरे हैं। तो ये सारा उसका पूरा क्रक्स है इसमें। तो हम इसको, द वेरी पर्पज ऑफ एडवांस टैक्स इज ए कलेक्शन ऑफ टैक्स इन एडवांस एंड इट एडजस्टमेंट लेटर स्टेज बट नॉट ए चार्जिंग और लेवी ऑफ टैक्स। For collection of advance tax, certain persons are obliged by statute to collect and deposit them in the treasury. Person obliged under the statute to withhold or deduct tax of another is in fact is the agent, withholding agent of the state. If he fail to comply with the statutory guidelines, such tax can be recovered from him. For facility 161 को हम नहीं पढ़ते, नीचे आ जाए। सबसेक्शन 120(1) है, जहाँ पे एग्जामिन करना है डिपार्टमेंट ने कि क्या आया पेयर जो है जिसने पे किया है या जिसने परचेजेस की हैं, या विद होल्डिंग एजेंट जो है वो पेयर है, दूसरा रिसिपिएंट है। तो रिसिपिएंट को हमने देखना है कि क्या उसने जो पेमेंट की, या रिसिपिएंट है जिसको पेमेंट की गई है, क्या उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर दी है या नहीं। अगर उसने पे कर दी है तो फिर विद होल्डिंग की लायबिलिटी नहीं है। तो इसको स्पेसिफिकली कवर किया है 161(2)(1)(b) ने। 1B में उसने कहा है कि 1B कास्ट एंड ओब्लिगेशन अमॉन्ग द कमिश्नर और टैक्स ऑफिसर टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द टैक्स ड्यू ऑफ ए पर्सन फ्रॉम हुज पेमेंट एडवांस टैक्स वाज टू बी डिडक्टेड कलेक्टेड हैज बीन पेड। द रैशनल in the subsection 1 is very simple, that a tax liable to be adjusted against the tax due can be recovered when tax due is already paid. Recovery of an amount thereafter not adjustable against the tax due to the relevant tax period shall have to be refunded, and whole exercise of recovery would be futile as the tax collected would not become part of the national exchequer, rather would burden it with an expenses which could not be expended for recovery of tax due. The pursuit of the creating such demand by the tax administration to measure tax not only waste resources and revenue but also burden the judicial hierarchy up to the level of Supreme Court. तो इसमें बेसिक ये है कि जब उसने जो रिसिपिएंट है जिसको पैसे मिल रहे हैं तो पेयर ने काटना है और रिसिपिएंट को मिलने हैं, रिसिपिएंट जो है उसका टैक्स काटा जा रहा है, उसने अपनी एडजस्ट करना है अपनी लायबिलिटी में, या उसका जो टैक्स ड्यू होगा तो उसने अगर ऑलरेडी वो टैक्स दे दिया है रिटर्न फाइल के, उसका नहीं कटा हुआ था, तो अब आफ्टर द क्लोज ऑफ ईयर, क्योंकि ये एडवांस टैक्स है जिसने अल्टीमेट ड्यू टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होना है, अब उसने अगर दे दिया है तो उस सिचुएशन में डिपार्टमेंट पे ड्यूटी है कि वह पहले एग्जामिन करे, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्ड है कि जो रिसिपिएंट है उसने उस साल का टैक्स दे दिया है या नहीं, रिटर्न फाइल कर दी है या नहीं। रिटर्न फाइल करके अगर ड्यू टैक्स उसने पे कर दिया है तो फिर विद होल्डिंग जो एजेंट है उससे फिर डिफॉल्ट सरचार्ज लिया जा सकता है, वो अमाउंट नहीं ली जा सकती। अगर वो ले ली जाएगी
तो क्योंकि वो टैक्स तो इसका है, तो फिर ये कहाँ एडजस्ट करेगा, फिर उसको ये रिफंड लेगा, रिफंड के लिए प्रोसेस कैरी रिफंड का प्रोसेस होगा, फिर वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी स्टेट की भी होगी, टैक्स पेयर की भी होगी और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की भी होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि फिर इस सिचुएशन में, क्योंकि एडवांस एक्चुअली लेवी नहीं है ना, ये प्रोविजनल टैक्स है जो कि एडजस्ट होना है, तो इसलिए फुटाइल एक्सरसाइज होगी कि एक हाथ से लें और एक हाथ से दें। तो इसलिए उसका इसका बेसिक पर्पस जो है ऑफ द एडवांस टैक्स वो और मीनिंग जो है या स्कोप जो है या इम्प्लीकेशन है वो इंटरप्रिटेशन की है। यूजुअली जितने भी ऑर्डर आते हैं, शो काज नोटिस होते हैं, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी लगा देते हैं और साथ वो डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगा देते हैं। उसमें एग्जामिन नहीं करते कि जिस जो रिसिपिएंट जिसको पैसे दिए हैं, जिसका काटना था, उसने इन द मीनवेल जमा करा दिया है कि नहीं। अगर जमा करा दिया तो फिर वो उसकी एप्लीकेशन नहीं है आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर। अगर नहीं जमा करवाया, खाना आपका सर्टिफिकेट है उसका विदहोल्डिंग का, उसने पे नहीं, फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसने दो सिचुएशन है, एक उसने काट लिया और जमा नहीं कराया, एक उसने बिल्कुल ही नहीं काटा, काट के सर्टिफिकेट दे दिया, फिर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो तो एक किस्म का चीटिंग ऑफ द स्टेट है कि उसने आपसे काट लिया और जमा नहीं कराया। वो तो एक किस्म का फ्रॉडुलेंट है, वो तो फ्रॉड है ना। काट लिया, जिसका रेसिपिएंट है उसका काट लिया, आगे स्टेट को नहीं दिया, ठीक है ना, फिर तो वो फ्रॉड है। अगर एविडेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट लेना है, जो कल वो तो सर्टिफिकेट है, प्रेस्क्राइब सर्टिफिकेट है ना वो जी। वो जो भी विद होल्डिंग एजेंट है वो आपको उसका सर्टिफिकेट देगा कि ये मैंने इसका काट लिया है, तो आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेरा कट गया भाई, ठीक है ना। आप तो क्लेम उस पर करेंगे, अगर उसने जमा नहीं कराया तो स्टेट उससे कलेक्ट कर ले, ठीक है ना। आजकल वैसे भी ऑनलाइन है, तो उसमें वो नंबर जो उसका जो है, चालान नंबर जो है, जो क्या कहते हैं उसको, है MIS पे नहीं, MI स्पेस पे चल रहा था, CPR जो है, CPR का नंबर आ जाता है कि उसने जमा कराया कि नहीं, यूं ही करते हैं। और MIS पे भी आ जाता है, इंक्वायरी पे भी आ जाता है। तो वो वाला जो है उससे अकॉर्डिंगली फिर आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आगे 9वां पैरा है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन ए केस ऑफ MCB has deprecated such misreading of judgment of bills by tax authority whereby issuing journal of vague show notice under section 8 term such like notice as phishing, expedite and roving marriage. The authority had taken certain observation made in bills case out of context and misused them as a tool and instrument to harass the taxpayer. It must be clearly understood that bills case was not and could not be used as a platform or a tool by the tax authority to launch expeditious probe. It cannot shift burden under section 6 from the very inception wholly and solely on the taxpayer by expediting the simply identifying one or more payment or class or category of payment. So what it means, your burden of प्रूफ ऑफ फेलियर है वो अब डिपार्टमेंट पे है। बिल्स को मिसयूज किया, बिल में कहा गया था कि रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन टैक्स पेयर करता है, इसलिए टैक्स पेयर ही सब कुछ दे, तो वो लीव टू अपील थी, फाइनल इंटरप्रिटेशन भी नहीं थी। तो बहुत साल वो यूज होता रहा है वो केस, तो अब MCB ने उसको आके ओवर रूल कर दिया है और उन्होंने कहा जी आप बर्डन ऑफ प्रूफ, क्योंकि लॉ के तहत इनिशियल बर्डन जो है वो डिपार्टमेंट पे है, वो उस पर रीजनेबल कोई एविडेंस या वो चीज़ लेके आए कि ये वाली इसने विद होल्ड नहीं की, सिंपली आर्बिट्ररी या मैकेनिकली ग्रॉस अमाउंट को कन्वर्ट कर देना वो नहीं है, क्योंकि ये तो एक ट्रांजैक्शनल टैक्स है, हर ट्रांजैक्शन पे होना है कौन सी अमाउंट है, किस डेट की अमाउंट पे की है, किसको पे की है, तो वो आइडेंटिफाई प्रॉपरली क्लियरली वो किया जाए। वेग और अनस्पेसिफिक जो है, अनक्लियर वो नोटिस मैकेनिकल या वो नहीं होना चाहिए, फिशिंग रोविंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, साउंड बेसिस पे। वैसे भी शो काज नोटिस की एक अपनी एक मीनिंग स्कोप है कि इट इज नॉट ए कैजुअल करस्पॉन्डिंग, बल्कि ये एक स्पेसिफिक नोटिस है जिसमें आप कॉल पान करते हैं टू द, उस पर एलिगेशन लगाते हैं, उसके सपोर्टिंग एविडेंस होने चाहिए और एलिगेशन इन क्लियर और एक्सप्लिसिट टर्म होनी चाहिए। तो फिशिंग रोविंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी सर्टन बेसिस पे या एविडेंस पे उस पे बेस करती हो, वो कन्फ्रंट करें और उसके बाद फिर बर्डन शिफ्ट होगा टू द टैक्स पेयर कि वो आगे फिर उसका रिकॉर्ड दे ऑनवर्ड। तो वाइल हाईलाइटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिंग MCB ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व एज अंडर MCB में 12 नंबर पैरा है, इसको भी हम देख लें। One wonder how many collector have been issue notice and help personally liable in term of section। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जैसे विद होल्डिंग लाइबल है
तो उन्होंने कहा आज तक अगर कलेक्टर जो कस्टम है इम्पोर्ट से में नहीं काटता तो कितने लोगों को पकड़ा है उन्होंने, या किससे पर्सनली लाइबल किया, आज तक भी नहीं किसी को किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपस में नहीं किसी करता है। टैक्स पेयर को विद होल्डिंग एजेंट है, वो उसने नहीं काटा तो उसको पकड़ लेंगे, उसके एक्सपेंस भी डिसअलाउ कर देंगे किसी में, उसमें वो ओरिजिनल अमाउंट भी चार्ज कर देंगे, डिफॉल्ट सरचार्ज भी कर देंगे, पेनल्टी भी लगा देंगे और प्रोसिक्यूशन का भी सेक्शन। लेकिन डिपार्टमेंट का या कलेक्टर या वो तो कोई बात नहीं, बल्कि कलेक्टर खुद आजकल तो कलेक्टर खुद 32 का और 179 के ऑर्डर पास करके वो जिसका काटना नहीं काटा वो उसको बाद में असेसमेंट कर रहे हैं कि आप मुझे दें, जबकि वो डोमेन जो है वो टैक्स अथॉरिटी की अगर उसने नहीं काटा तो अब जो पावर है वो रिवर्ट हो गई है टू द अथॉरिटी, और अथॉरिटी 162 या 61 में रिकवर कर सकते हैं विद होल्डिंग से या उस पार्टी से, लेकिन उसकी पावर अब खत्म हो गई है एट द सेम टाइम उसमें। लेकिन आज तक उसको पर्सनली कब लायबल, ये एमसी में कहा है कि उसको तो आज तक कभी नहीं किसी ने पूछा, तो बल्कि वो भी इधर शुरू हो जाता है कि अब मैंने काटा नहीं है, दिया नहीं तो आप मुझे दें। इधर डिपार्टमेंट कहता है हमें दें, वो कहते हैं, और टैक्स पेयर कहता है मैंने तो ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है तो मेरे इधर लगता नहीं, और फिर भी दोनों ही शुरू हैं। तो इसमें बेसिकली उसको एड्रेस किया गया। तो बी दैट एज इट मे बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द सेक्शन हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड, इट बिकम ऑपरेटिव ओनली इफ देयर इज फेलियर टू डिडक्ट और कोटेक्ट। तो इसमें बेसिकली जो है जब लाइबिलिटी विद होल्डिंग पे करनी है तो वर्ड फेलियर है, फेलियर जो है वो जनरल मेयर नॉन कंप्लायंस नहीं है, उसमें कोई इंटेंशनल या कोई नेग्लिजेंस या वो कोई चीज हो, फेलियर में आपको रीजनेबल काज ग्राउंड वो दे दें तो फिर फेलियर नहीं है। जैसे बिलो लिमिट है, एग्जम्पशन है, आप पे एप्लीकेबल नहीं है, या इंपोर्टेड से कमर्शियल इंपोर्टर से आप खरीदते हैं, या बिलो लिमिट ट्रांजैक्शन है, या ला एप्लीकेबल ही नहीं है, तो रीजनल काम है आपके पास, तो उस सिचुएशन में फिर सिंपली कि आप ऐसे ही कह दिया जाए फेलियर, फेलियर का वर्ड इटसेल्फ जो है वो जस्ट मेयर नॉन कंप्लायंस नहीं है, बल्कि उसकी आगे इंटेंशनल या कोई डेलिबरेटली या इस तरह की कोई चीज़ हो तो फिर मेयर नॉन कंप्लायंस ही मोर देन दैट है। It become operative only if there is failure. It is, in our view, a gross misreading of it to conclude that for the section to apply, all that commissioner has to do is point to a payment. नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेमेंट का जो है इसको इंटरप्रेट उसमें पाकिस्तान टेलीविजन में भी इंटरप्रेट किया गया है। वहाँ वापडा को उन्होंने कहा कि हमारा जो लाइसेंस फी है वो कलेक्ट कर लें, तो वापडा ने वो लाइसेंस फी कलेक्ट कर ली पीटीवी में, और उसके बाद जो कमीशन देना था कमीशन काट के पेमेंट कर दी। तो पीटीवी में हो डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ली अगेंस्ट द पीटीवी कि जी आप विद होल्ड नहीं किया आपने, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो पेमेंट ही कोई नहीं की उनको, बल्कि उन्होंने काट के दिया है। तो उसमें फिर ये होल्ड हुआ अनलेस एंड पेमेंट हुई हो, 158 सेक्शन है, पेमेंट प्रैक्टिकली फिजिकली और एक्चुअली ना पे की हो तो विद होल्डिंग पर भी नहीं लगते। उसके बाद फिर लॉ ने 153 1B को बाद में अमेंडमेंट भी किया है कि उसको फिर उसको कैप्चर करने के लिए कि अगर उसने खुद ही उसमें से विद होल्ड कर लिया है और नहीं भी दिया लेकिन अदरवाइज ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस पर भी लगेगा। पहले यही चीज़ पहले 200 कमीशन का 35 है कि 33 है 32 है, कौन सा है कमीशन ब्रोकरेज वाला 233 में ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन को कैप्चर किया हुआ था, यहाँ नहीं किया हुआ था, यहाँ फिर बाद में किया है। तो यहाँ उसी को भी पेमेंट जो है मैंडेटरी चीज जो है डेट एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट, डेट एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट, क्योंकि इससे डिटरमिन होगा कि डिफॉल्ट कब है, कब से कब तक है, दूसरा पेमेंट की अमाउंट कब हुई है और उसमें एप्लीकेबल ला है कि नहीं, बिलो लिमिट नहीं है, एग्जम्प्ट नहीं है, दूसरी है तो पार्टी किसको की है। तो वो वाली 3 चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें पेमेंट एंड देयर इज सफिशिएंट कास्ट द बर्डन होली एंड सोली ऑन द टैक्सपेयर टू शेयर देयर वाज नो फेलियर। There must at least initially be some reason or information available with the commissioner for him to conclude that there was and could have been a failure to deduct. That reason or information must satisfy the test of objectiveness. Simply arbitrary नहीं है, objectiveness होना चाहिए, subjective नहीं होनी चाहिए।
must be such would satisfy reasonable person knowing at the relevant fact and information in an objective manner. The threshold is not as stringent as to require definite information using the term value law, but it is also not so low as to bound merely to the subjective section of the commissioner. Objective होनी चाहिए, subjective नहीं होनी चाहिए. It is certainly not what the tax authority certainly take it to based on the incorrect understanding bills. It is only if this threshold is successfully crossed that notice can be issued, and it is only then that the burden may shift on the person alleged in default to the show cause notice does not ought not apply. तो ये थ्रेशोल्ड बेसिक जो फंडामेंटल है, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन और सर्टन इन्फॉर्मेशन ये वो, तो फिर पहले वो बर्डन डिस्चार्ज करना है, फिर शिफ्ट होगा टू द टैक्स पेयर पे. Needless to say, the provision of Cessna regarding imposition or recovery of deposits are only attracted where failure to deduct is established. Since we are observing that tax authority have failed to exercise jurisdiction, therefore the question of default does not arise at this rate. The practice of calling reconciliation and sense of statement is engaged the separate section, and investigation and reconciliation has to be biannual, monthly नीचे. तो ये कंक्लूडिंग पैरा है तेरा. For the reason discussed above, our answer to the proposed question is in the negative. One of our Honorable Justice Shahid Jameel Khan in Constitutional Jurisdiction Article 190 of the Constitution under similar fact and circumstances had allowed the writ petition filed judgment Pepsi Cola Limited 2023 इसी साल भी reported है, and remanded the case back to the Commissioner. We hereby concur with the reason and conclusion. Therefore, direction given the judgment shall be read in the judgment this as well which are produced. इसमें ये पैरामीटर है. अब हम देखते हैं इसमें कलेक्टिव रीडिंग ऑफ एमसीबी जजमेंट जो हमने अभी डिस्कस की, एंड पेपको वाली पेप्सी वाली जजमेंट वुड अनवेल द राइडल ऑफ द एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 161 और 2 को इकट्ठा अगर आप उसकी कंक्लूजन क्या है वो फॉर इशूइंग नोटिस अंडर दी देयर मस्ट एट लीस्ट बी इनिशियली सम ऑफ द रीजन और इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द कमिश्नर फॉर हिम टू कंक्लूड दैट देयर वाज एंड कुड हैव बीन ए फेलियर टू डिटेक्ट. पहली बात, इनिशियल इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन कमिश्नर की हो और इंफॉर्मेशन हो. ऑन दैट बेसिस अगर वो ऑन दैट बेसिस ओपिनियन फॉर्म करता है ऑब्जेक्टिव मैनर में, तो पहला उसका वो डिस्चार्ज करेगा कि वाकई फेलियर है, देन इट विल बी शिफ्टेड. अगर वो भी नहीं है, आर्बिट्री मैकेनिकल या फिशिंग रोमन इक्वालिटी का नोटिस है, तो वो वैसे इलीगल है, उस बेसिस पे वो नहीं किया जा सकता. दूसरा, ऑल द टैक्स अथॉरिटी have to do for some purpose is to identify payment whether singly or in lump sum. तो अब दूसरा identify वो payment जो MCB का भी हम बाद में पढ़ते हैं वो PTB वाला part of the broader class or category of class payment जो है उसका पार्टी वाइज दें या अदरवाइज दें जिस पे विद होल्डिंग करनी है डेट और ट्रांजेक्शन, ताकि उस पर अमाउंट से पता चले कि क्या अप्लीकेबल है कि नहीं है. ट्रैकिंग इवेंट ऑफ इशू नोटिस ए फेलियर टू आइदर कलेक्ट टैक्स और डज. तो फंडामेंटल जो डिडक्टेबल इवेंट या इशू करने के लिए जो फंडामेंटल पॉइंट है वो ये कि फेलियर हुआ है कि नहीं, फेलियर को एस्टेब्लिश करना है. जैसे मैं पहले कहा है कि फेलियर मेयर नॉन कंप्लायंस नहीं है, अगर रीजनेबल काज है और बियॉन्ड योर कंट्रोल है या बिलो लिमिट है या एग्जेम्प्ट है या बियॉन्ड द स्कोप चार्जिंग है, तो वो आपके पास एक काजेज हैं या इम्पोर्ट है कमर्शियल से, तो वो आप चीज़ें बताने वाली हैं, तो वो फेलियर नहीं है. फिर उस सिचुएशन में आपके पास रीजनेबल काज है, फेलियर नहीं. तो फर्स्ट फंडामेंटल पॉइंट है कि आपका शो काज नोटिस इशू करने से पहले फेलियर वाला उसकी एविडेंस ऑब्जेक्टिव सेक्शन वो होना जरूरी है. अगर वो फंडामेंटल कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपका शो काज नोटिस नहीं हो सकता. कमिश्नर हैज टू पॉइंट आउट पेमेंट टू कास्ट बर्डन होली एंड सोली ऑन द टैक्स. उसे पेमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि पेमेंट कब हुई कैसी. तो आफ्टर इशूइंग नोटिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 161(1)(b) वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी में भी नहीं उन्होंने किया होता. तो आफ्टर इशूइंग नोटिस द फर्स्ट थिंग नीड टू बी वेरीफाई इज वेदर टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड डिडक्टेड ऑफ ए पर्सन हैज बीन पेड और नॉट. If tax liability of the relevant tax year is found paid discharge, the commissioner can proceed only to impose the surcharge and penalty.
तो वो अमाउंट ओरिजिनल नहीं ली जा सकती। तो 161 भी और 162 भी दोनों को कलेक्टिव पढ़ें। तो अगर उसने अपनी लाइबिलिटी फॉर द टैक्स या रिटर्न फाइल कर दी है, ड्यू टैक्स दे दी है, तो फिर वो ओरिजिनल अमाउंट जो है वो कलेक्टिंग एजेंट या विद होल्डिंग एजेंट से नहीं ली जाएगी, जस्ट आपको पेनल्टी या डिफॉल्ट से लग सकता है। रिकॉन्सिलेशन कैन बी कॉल्ड विदाउट फर्स्ट इंश्योरिंग फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो पहले कैन नॉट बी फाइल, पहले इंश्योर करें कि स्टेटमेंट में फाइल भी की है कि नहीं, फिर आप रिकॉन्सिलेशन मांगें। जब उसने फाइल ही ना की आप कहें रिकॉन्सिलेशन फाइल करो, क्योंकि 44(4) के लिखा हुआ है उसमें कि आपने रिकॉन्सिलेशन किस चीज़ की मांगनी है, जो रिटर्न में दी हुई है अमाउंट रिटर्न वाई और जो आपकी विद होल्डिंग स्टेटमेंट में दी है, उन दोनों को रिकंसाइल करनी। तो रिटर्न में अमाउंट तो यूजुअली एक्रूअल बेसिस पे होती हैं, एक्सपेंडिचर होती हैं, वहाँ पेमेंट होती हैं। तो पेमेंट का उसका रिकंसिलेशन अब मांगनी है कि पेमेंट जो है पिछले साल की है, फ्यूचर की है या करंट है, उसमें तो एक्रूअल भी होगी जो कि अभी पे करनी है, तो वो वाली पेमेंट नहीं आएगी, तो सारी उसकी आपने रिकंसाइल देनी है। तो या विद आपकी एग्जाम्प्ट है, बिलो लिमिट है, या अदरवाइज एग्जाम्पशन है, या नॉट एप्लीकेबल। तो इन सम केसेस ऑब्जेक्शन ऑफ लिमिटेशन वाला इशू जो है वो ऑलरेडी वो भी सेटल है कि कितने सालों तक ये लिमिटेशन है। तो वो बुक्स कॉलिंग के लिए 174 वाला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक सेटल हो गया कि रिकॉर्ड जो है आपसे उससे ज़्यादा का नहीं मांगा जा सकता, तो उस तक वो हिट हो सकता है। क्लियर जी। अब MCB वाली खोल लेते हैं, उसका 1-2 पैरे पढ़ लेते हैं। तो ये MCB तो हमने पढ़ ही लिए, दूसरी को देखते हैं क्या नाम है। हाँ MCB में है सर, पहले MCB देखते हैं। नीचे है, नीचे है, नीचे 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 चलो, नीचे आगे। एक मिनट, ये पैरा हम पढ़ते हैं क्योंकि बिल्स को ओवररूल किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिल्स का अक्सर ही वो नोट देते हैं कि आप रिकॉर्ड देना, ये वो आप पे जिम्मेदारी है सारी। तो बिल्स के मुताबिक आप सब कुछ नहीं देंगे तो हम आपके इस्टेब्लिश कर देंगे, तो उसको ओवररूल किया है यहाँ। तो इट मीन वहाँ बिल्स में तो ड्यूटी जो फेलियर है, फेलियर की जिम्मेदारी भी टैक्स पेयर पे डाल दी गई थी कि आप ही दें, फेलियर है भी नहीं है आप प्रूव करें। तो यहाँ उन्होंने कहा जी फेलियर की जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिपार्टमेंट पे है। एटलीस्ट इनिशियल बर्डन जो है वो एटलीस्ट सर्टन इन्फॉर्मेशन वो हो जो स्टैब्लिश करें और ऑब्जेक्टिव मैनर में सेटिस्फाई करें कि फेलियर है ऑन द पास्ट ऑफ टैक्स पेयर, तो और फिर आगे किया जा सकता है। तो बिल्स की भी जजमेंट को फिर यहाँ उन्होंने ओवर रूल किया है। तो इसलिए आप बिल्स वाली जजमेंट जो है वो अप्लाई नहीं की जा सकती। अगर आपको नोटिस आता है वो बिल्स को रिलाई करते हैं तो ये लेटर इन टाइम जजमेंट है, तो इसको आप अकॉर्डिंगली ये वाला पैरा जो है उसको आप उसमें रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओवर रूल किया गया और बर्डन को स्पेसिफाई किया गया कि कब टैक्स पेयर का बर्डन है उस पर और कब पहले इनिशियल बर्डन उस पर है। फिशिंग रोविंग को इंक्वायरी नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव मैनर में कमिश्नर सेटिस्फाई करे और सर्टन उसका बिलीव हो, एविडेंस हो, इंफॉर्मेशन हो, तो तब उसको किया जा सकता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। बिल इज समटाइम टेकन and department certainly so act as authority for the broad and general proposition, namely that since the taxpayer especially has knowledge of the person to whom payment are being made, all that the tax authority have to do for the purpose of section is to identify payment, whether singly or lump sum, as a part of gratuity. It is then for the taxpayer entirely to show whether the required action was made, or if he failed to do so, sections come into operation. This is how that the bills was understood by the Lahore in Aslam City bills etc. This in our opinion is a completely misunderstanding of law. ठीक है, उनके ये जो हाई कोर्ट ने भी इस्लाम में ये समझा है इसको बिल को, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, complete misunderstanding and misreading of bills. It must be kept in mind that both the bill litigation and the appeal presented before arose out of tax appeal and reference, as is well established that the final forum for determining question of fact is the tribunal. Thereafter only question of law can be taken. Now, as noted above, bills
The High Court, it was specifically after the tribunal had found as a fact that the assessee had deliberately withheld the particular of the party to whom payment has been made. तो यहाँ तो उन्होंने कहा बिल्स में तो बात ही और थी, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि उन्होंने जानबूझ के इन्होंने विदहोल्ड की, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जबकि इनके पास इन्फॉर्मेशन थी। तो ये फैक्ट फाइंडिंग ट्रिब्यूनल की थी, उस पे उन्होंने आगे फाइंडिंग दी है कि इस सिचुएशन में होल्ड नहीं करनी चाहिए थी। जब उसके पास रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड दे, अगर उसने कमीशन ने पहले अपना ड्यूटी फुलफिल कर दी है तो फिर टैक्स पेयर को चाहिए था कि विद होल्ड ना करता, रिकॉर्ड था तो फिर देना चाहिए था। तो इस पे फाइंडिंग दी थी, इसको अब आगे उसने एंडोर्स किया हुआ है। तो इसलिए उसको हमेशा ही नहीं है कि ऑलवेज ही वो उसने देना है, पहले उन्होंने अपना इनिशियल बर्डन देना है, इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज कर देगा डिपार्टमेंट, शिफ्ट कर देगा आपके, तो फिर आपने रिकॉर्ड देना है, फिर आपने विद होल्ड नहीं करना, अपना रिकॉर्ड फिर प्रोड्यूस करना है। कहाँ था, अच्छा, देर आफ्टर ओनली क्वेश्चन ऑफ नाउ द अबव bills it was specific that tribunal is fact finding the assessee had deliberate withheld the particular party whom the payment has been. Furthermore, both the High Court and this court, it has specifically observed that no question of law aroused for consideration. These aspects are crucial for proper appreciation of bills litigation. It moves within a specific and narrowly draw factual locus. The deliberate withholding of information regarding pay by the assessee. In any case, and further, it raised no question of law, as could ground matter be reference to jurisdiction of the government. When so understood, it once become clear that the bill does not, in our respect view, cannot lay down and broad and general proposition of short noted above. Its applicable is limited and must be strictly confined to the factual circumstances of the sort in which litigation was grounded. To the extent that no question of law arose therein, it is with respect to doubtful whether the leave refusing order of this court in any case be regarded as a continuing observation that have a binding presidential effect. क्योंकि लीव टू अपील वाली कोई इंटरप्रिटेशन या सेटलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ या इन्यूनिसेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ नहीं होती, तो वो बाइंडिंग नहीं होती अनलेस सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली क्वेश्चन ऑफ लॉ उसके सामने हो, फिर उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ को ऑब्जर्व करके सेटल किया हो, या प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेटल किया हो और या इंटरप्रेट किया हो। तो लीव टू अपील में वो नहीं होता, जो उसमें रिफ्यूज है, जो एक्सेप्टेड है, आगे काम चलना होता है। It is therefore most unfortunate that tax authority has seen certain observations made in bills and taking them out of context, been misusing a leave refusing order of this court as a tool and instrument to harass the taxpayer. This so-called understanding and application of decision must strongly be deprecated. ठीक है, उसने कहा ये ठीक नहीं है। It must clearly understood that bills is not and cannot be used as a platform by the tax authority to launch fishing inquiry. It cannot and does not support or allow the issuance of show cause notice of deliberate vagueness and breathtaking generality, and it certainly does not shift the burden under section any from the very inception wholly on the taxpayer by the expenditure of simply identifying one or more payment or class or category. It also follows that with respect to High Court misunderstanding bills in the Sram case, the observation made in that case which are inconsistent with what is said in the above are therefore overruled. तो जजमेंट उसके मुताबिक है, उनका ओवररूल किया। बाकी फिर बाकी चीज़ें अब हम एमसीबी को उसको पीटीवी को देख लेते हैं, जो विद रेफरेंस टू आपका पेमेंट है कि पेमेंट पे एप्लीकेबल है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये बाकी ये मसूद वाला केस फेलियर को डिफाइन करता है। बाकी भी इसमें जो केसेस हैं तो रिक्वायर्ड, फेलियर, पेमेंट, ये फंडामेंटल कंडीशन है। एमसीबी तो कर लिया, हमने पीटीवी करना है। ऊपर से एमसीबी लेके नीचे पीटीवी एक मिनट खोले जरा, किसी को खोले, ऊपर से टाइटल उसको लगा दे, नीचे ये पीटीवी ये पाकिस्तान टेलीविजन। हाँ, नीचे आ जाए, टाइटल उसने कर दिया ऊपर। पैरा इसका 5 देखें, ऊपर। हाँ, पैरा 5, 6 और 7 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरे हैं
इंटरप्रटेशन भी करते हैं कि फिस्कल स्टैचू क्या है, और इसको भी, पेमेंट को भी तो करते हैं। तो इसलिए 5, 6, 7 को हम आज अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, ताकि ये जो है हमारा फुल फ्लैज विद होल्डिंग भी और दूसरे लॉ भी किस तरह इंटरप्रेट करना है और किस तरह। यूजुअली जितने विद होल्डिंग है वहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ फिस्कल स्टैचू का मतलब नहीं है, लेकिन इसमें है। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह देख लेते हैं कि रिडंडेंसी या पेमेंट या कंडीशन फुलफिल करना किस तरह है। तो इसमें जो रेलिवेंट लाश है वो देख लेते हैं। विद रिगार्ड टू फर्स्ट प्ली, PTV stance is that as no payment was made by the petitioner to WAPDA, therefore provision of section 150 supra are not applicable. The said section provides that every prescribed person making payment in full or part, including a payment by way advance to the resident person for the rendering prudence held at the time of making the payment, deduct tax from the gross amount payable at the rate specified itna. The term prescribed is defined in section itna where include a company. Thus PTV prescribed person by under section WAPDA admittedly a resident person as per definition itna. When we confronted learn control for the petitioner with the hypothesis that since PTV was making payment in the form of services fee to the WAPDA for the collection of telephone license fee from the customer, the farmer was liable to deduct tax in section B supra. He candidly conceded that had the amount of television license fee come to PTV in full and then be made over a payment of services fee to the WAPDA, the farmer would have been bound to deduct tax. कि पहले सारी फीस आउंदी, फिर मैं कमीशन देता फिर काटना था। द इफेक्ट ऑफ कंबाइंड रीडिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द इफेक्ट ऑफ कंबाइंड रीडिंग, however, in the instance case, no payment was ever made by the PTV to WAPDA. Rather, WAPDA collected the television fees from the consumer through electricity bill and deducted his fee from the collection services and remitted the balance to the PTV. तो बाकी पैसे दे दिए वो काट के। Therefore, PTV was unable to deduct tax. At this juncture, it would be useful to examine section 153 of the ordinance, which stipulates time of deduction of tax. So sub part 2b of thereas is relevant, which provide that person required to deduct from a amount paid by the person shall do so in case where other than the deduction 151 के अलावा वो credit होता है। तो so at the time the amount is actually paid. The effect actually the effect of combined reading of section 153(1)(b) and 158(1)(b) of the and make clear that the deduction is to be made by the person making the payment at the time amount is actually paid, and as stated earlier in the instance payment was not channeled from the PTV to WAPDA, thus the farmer could not possibly deduct tax. ठीक है, तो पेमेंट इंटीग्रल पार्ट जो है, पेमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट ना। सेक्शन 158 के तो पेमेंट करनी है। तो अनदर मैटर इज दैट only way PTV could have required to pay in this situation was if the imposed on to collect direct amount of WAPDA, which section 60 supra did not provide. In the instance such as the instance where the ordinance require a person to deposit tax in treasury, it either uses the word term tax deduct or collect. There is distinction between the two which need to be appreciated in the context who find a certain नीचे डिडक्ट और कलेक्ट को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ये भी हमें ज़रूरत पड़ता है कि डिडक्ट आपने पेमेंट करना है, कलेक्ट जब रेवेन्यू करना है कोई तो उस वक्त है, ठीक है ना, या कोई टैक्सेस करने हैं। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट वर्ड डायरेक्टर कैटर टू डिफरेंट सिचुएशन। ए परयूजर ऑफ द अबव provision of the ordinance in which word deduct or collector are used indicate that formula is used where payment is being made by the person and he is required to take away or subtract a percentage of certain payment and advance tax to be deposited with the treasury, where the latter is employed where person receiving the payment is to deposit advance on the behalf of the person making the payment. The key is how the money changes hands, किस तरह एक दूसरे से। This reasoning is supported by section 223 supra itself. Legislature would the deduct in section of the to cover a situation where brokerage commission payment is made by the principal to insurer and farmer would be liable to deduct from such payment. However, it used the word collect in the 32 of the ordinance and introduce legal fiction therein to cater to situation where payment of entire amount was received by the broker or commission agent who after retaining his commission remit the rest of the amount to the principal. Thus farmer would be deemed to have been paid by the latter. वहाँ डीमी की प्रोविजन यूज हुई थी, यहाँ नहीं थी। तो who
who would collect the amount of tax from the farmer. Had it been legislative intention that deduct appearing in section of supra be construed same way in section 260, it would have been into the similar legal fiction in the farmer provision also use the word collect. एक डिडक्ट है और कलेक्ट वाला भी करते हैं। इन द सेम पॉइंट टू विद द लेजिस्लेटिव इंटेंशन दैट डिडक्ट इन द सेक्शन ऑफ सुपरा इज टू बी रीड रिस्ट्रिक्टिवली and cannot be liberally so as to extend its scope to include collection, क्योंकि collection का वर्ड नहीं है इसलिए उसको expand नहीं किया जा सकता जैसे 233 में। तो इसलिए क्योंकि वहाँ लीगल फिक्शन नहीं है तो इसमें इस तरह उसको नहीं पढ़ा जा सकता। इट इज ट्राइटी लॉ दैट फिजिकल स्टैचू, ये इंटरप्रिटेशन अब आ गई जो मैंने कहा था। सो इज पार्टिकुलरली द प्रोविजन क्रिएटिंग टैक्स लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली and any doubt arising thereof must be resolved in favor of the taxpayer. तो in this respect the reference may be made to the judgment, ये बहुत सी जजमेंट है। इस पैरे को आप दे सकते हैं कि जब भी विद होल्डिंग को प्रोविजन करना है तो स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना है। अगर आप उसमें फॉल नहीं करते विद इन लेटर ऑफ लॉ तो फिर आपकी फेवर में डिसाइड होना चाहिए। तो विद होल्डिंग का या नोटिस आता है या अपील में आते हैं तो जनरली इस तरह की इंटरप्रिटेशन जो दूसरी केसेस में कम मिलती है, लेकिन यहाँ है तो पीटीवी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें अकॉर्डिंगली इसमें और भी केसेस लॉ बहुत से दिए हुए सिंध जिसमें काफ़ी सारे जो है शफी वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 2015 वाला 380 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो ये भी है कि वंस लॉ हैज मेथड मेंशन सर्टेन मेथड मैनर ऑफ डूइंग थिंग दैट शुड बी डन इन दैट मैनर, वेयर दैट इज नॉट डन द एक्शन इज इलीगल। तो ये इसमें ये वाली सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितनी जजमेंट है वो इटसेल्फ अपने तौर पे ही वो एक लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। और नीचे उन्होंने फिर दे भी दी, इट इज़ वेल सेड वी हैव टू गैदर द इंटेंशन, फिर इंटेंशन गैदर करनी है। इसमें फर्दर एक केस रखो किया कि इंटेंशन कैसे गैदर करनी है, कि लॉ की इंटरप्रिटेशन की इंटेंशन क्या करनी है। तो उसको वही है, इट इज़ वेल सेटल्ड रूल दैट वी हैव टू गैदर द इंटेंशन लॉ मेकर फ्रॉम द वर्ड यूज बाई इट एंड इफ इट हैज टू क्लॉजेज ऑफ द सेम आर्टिकल यूज डिफरेंट वर्ड देन इट फॉलो दैट द इंटेंशन इज नॉट सेम particularly where such conclusion also appear to be in consonance with the reason and justice। क्योंकि वहाँ इंटेंशन और है, वहाँ वर्ड और यूज हुए, यहाँ और हुए, तो इसलिए सेम नहीं हम कर सकते। ये इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ इंटेंशन उसको ऐड करने की नहीं है, वहाँ इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेसली एडेड है तो वो इंटेंशन है। Therefore, being aware of the distinct meaning of these words, consciously use asymmetrically and not interchangeably in various provisions of deduct, be it either word or both. The use of only word deduct in section 1 now surprised in our mind intentional. If the legislature had the intention to cover other situation, it would have conveniently used the word collect in the said section into legislation as it had done in many other provisions of the. This reasoning is augmented by the fact that legislate has by virtue of Finance Act 2000 supra now contain phrase deduct or collect. Therefore, section B only require prescribed person to deduct or not collect a payment to the recipient for the rendering provided service at the time of making PT, could not have possibly deducted the tax and would not have made actual payment after it is settled। फिर इसमें और इंटरप्रिटेशन है, जैसे वो ऊपर वाली फिर एक और आ गई, इट इज सेटल लॉ दैट स्टैच्यू इज अ डिक्ट ऑफ लेजिस्लेटर। को मेन जो उसकी सेंस है लेजिस्लेटर का वो लेजिस्लेशन होती है, जो एक्ट होता है। अडिक्ट ऑफ द legislation legislator and language implied in the statute is determinative of the legislative intent। जो उसमें लैंग्वेज वर्ड जो लेटर जो है वो डिटरमाइन करती है कि उसकी इंटेंशन क्या है। Intent from the reading of section 150 supra principle of literal interpretation, the legislative intention is evident that prescribed at the time of making the payment shall deduct the amount so required by doing so. However, when payment is not been actually physically and practically made by the prescribed person, the possibility of deduction does not arise at all. It is absolutely impractical, impossible to deduct certain amount from an amount which is not being paid. Therefore, from the above, we are not persuaded to higher interpretation of such when can be extended to require something to be done which is not possible। ठीक है, एक इम्पॉसिबिलिटी भी आ गई कि ऐसा कोई लॉ किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि टू परफॉर्म इम्पॉसिबिलिटी। तो वो वक्त आया ही नहीं, पेमेंट आई नहीं, तो उसको नहीं कह सकते हम कि ये भी करें। क्लियर। तो इसलिए जो इंटेंशन वर्डिंग या लेटर है उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन करनी। वी नाउ एडवर्ट टू पब्लिक नीचे है
लेकिन 2016 से हम फिर लॉ चेंज हो गया। वो फिर चेंज होगा, लेकिन ये लॉ आपको अदरवाइज जहाँ कहीं आपने पेमेंट नहीं की, जिस तरह पेबल्स हैं या अदरवाइज की आपको ग्रास पे लगा देते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं ये आपको टाइम पेमेंट बताई नहीं उसने कि आपने कब पेमेंट की भाई, डेट ही नहीं है तो कैसे डिफॉल्ट या चीज़ होगी। टैक्स लाइबिलिटी राइज डिडक्शन या कलेक्टेबिलिटी उस वक्त होगी एट द डेट ऑफ पेमेंट, जब आपने जस्ट रिकॉर्डिंग पे नहीं होगा, इस महीने में परचेज की है वो इस महीने से लगा दे, आपने पेमेंट अगले महीने से की तो अब 6 महीने बाद किए तो एट द टाइम ये, क्योंकि ट्रांजैक्शनल टैक्स है ये, ग्रास पे भी नहीं, हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग है, ट्रांजैक्शन का थ्रेशोल्ड लिमिट भी अपनी होती, तो उसके मुताबिक देखना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, वो अप्लीकेबिलिटी है कि नहीं, कब की है, क्या हर साल का अपना रेट हो सकता है। इसलिए ट्रांजैक्शनल डिडक्शन विद होल्डिंग कलेक्शन टैक्स जो है ये ट्रांजैक्शनल टैक्स है, ये एज ए कलेक्टिव या ग्रास अमाउंट का टैक्स नहीं है कि साल की इकट्ठी पे आप ग्रास ही लगा दें। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली अप्लीकेबिलिटी डिटरमाइन कर रही है कि लॉ अप्लीकेबल है नहीं है, थ्रेशोल्ड कितना है, डेट क्या है, उसी से ही डिफॉल्ट डिटरमाइन होना है कि कितने पीरियड का डिफॉल्ट है, कि विद इन द ईयर करंट ईयर है या करंट के बाद है, ठीक है। उसका एडजस्टमेंट कब लेनी है, किस तरह लेनी है, उसने ड्यू पे तो नहीं कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको कंसिडर होगा। सर मेरी अगर गुड्स पे मैं विद होल्डिंग कर रहा हूँ और उसके जो थ्रेश होल्ड है वो 75,000 का है, मैंने एक इनवाइस की 50,000 की, फिर दूसरी इनवाइस आ गई 50,000 की, जो पहली 50,000 है उसको तो मैं उस पर डिडक्शन नहीं करूँगा, नेक्स्ट जो एग्रीगेट करके जो आएगी 100,000 उस पर मैं विद होल्डिंग करूँगा। फिर सारे पे ही करेंगे एक साल में। अच्छा एग्रीगेट करके एक साल में अगर आपकी उस लिमिट से कम है तो फिर विद होल्डिंग नहीं है, अगर एक साल में उससे एक रुपया बढ़ गया तो सारे पे एप्लीकेबल। तो सर वो तो इनवाइस चली गई ना, वो अनवाय चलेगी, पेमेंट और बात है। मैं इसमें थोड़ी सी आपकी इजाजत से 153 का जो सब सेक्शन 7 अब प्रेस्क्राइब पर्सन को डिफाइन करता है, उसकी अब लैंग्वेज में कह दिया गया कि प्रोसीडिंग टैक्स ईयर में अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर अगले साल में मैं विद होल्डिंग एजेंट बनूंगा, जो आप कहें कहना नहीं, वो नहीं, ये और बात है, ये है थ्रेशोल्ड की, सर दूसरा वो जो पूछना चाह रहे हैं वो और बात है। वो कह रहा है अजी अगर ऐसे है कि एक साल में आपने जैसे 70 है 75,000 लिमिट है, आपने एक इनवाइस कर दी 70,000 की, ठीक है, दूसरी इनवाइस अभी की नहीं, तो जिसको आपने की है वो विद होल्डिंग एजेंट जो है वो काटेगा या नहीं, पहले पे तो नहीं काटेगा, ठीक है। अगली जब आएगी ड्यूरिंग द ईयर ही पेमेंट करेगा, वो सारे पे काटेगा, अगर ड्यूरिंग द ईयर नहीं आएगी तो फिर अगले साल चलेगी तो नहीं काटेगा। फिर वो चार्ज किसको करेगा, वो डिफरेंट पर्सन है। और भाई एक पर्सन को 75,000 सारों की नहीं है, एक सेम पर्सन, एक पर्सन को एक साल में, ठीक है, 1 पर्सन विद इन 1 ईयर इफ इट इज बिलो दैट लिमिट फिर नहीं है, अगर बढ़ी तो फिर उस बंदे एडजस्टमेंट सारों ने एडजस्टमेंट उसने लेनी है ना जिसका कटना है, एडजस्टमेंट जो है उसका क्रेडिट किसने लेना है, रिसिपिएंट जो है, जो जिसने परचेज की हुई है उसने काटना है ना दूसरे का, तो जिसने क्रेडिट जिसका काटना है उसने क्रेडिट लेना है ना, तो जब उसने क्रेडिट लेना है तो वो उसका अगर बिलो लिमिट है एक बंदे के लिए वो टर्मिनेशन है, तो उसने जिसको क्रेडिट मिलना है वो अगर एक साल से ज़्यादा अगर आप पेमेंट कर पाए, एक साल में 75,000 जो उससे ज़्यादा है तो आप सारे पे काटेंगे, कम है तो नहीं काटेंगे। इसी तरह बहुत सी और भी कई जगह एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, या कमर्शियल इंपोर्टर से आप खरीदते हैं या एग्रो प्रोडक्ट है, तो इस तरह 46AA क्लास है, खोले थे ना 46 सेकंड शेड्यूल में खोले, सेकंड शेड्यूल में बहुत सी क्लासेज हैं, वो भी पढ़ना जरूरी है। तो बात भी कर लेते हैं, अभी मौजूद और तरफ चला जाएगा, चलो अभी रख जाए। अच्छा सर इस पे क्योंकि आप इसमें वो पढ़ रहे थे ना, मैंने कहा साथ वो भी लिमिट है। चलो अच्छा सर इस पे आपकी अगर बात मुकम्मल होगी तो मेरा ख्याल है कि आज इस पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर हाँ कर लें ताकि इस कंसेप्ट को आ जाए। हाँ जी सर मैं अगर एमसीबी और जो बिल्स वाली है समझ पाया हूँ, इसको जरा एंडोर्स कीजिएगा। तो बिल्स वाले में पहले उन्होंने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ के टैक्स विदहेल्ड नहीं हुआ या रिकॉर्ड देना या चीना, ये सारी जिम्मेदारी है टैक्स पेयर की, कि वो साबित करे कि मैंने टैक्स विदहेल्ड किया, अदरवाइज समझा जाएगा कि उसने टैक्स विदहेल्ड नहीं किया।
जब एमसीबी आया तो उसने कहा, और जो हमने हाईकोर्ट की जजमेंट साहब उसके पढ़ी, जिसका उसने एंडोर्स किया, तो उन्होंने कहा कि जी पहले आप सबसे पहले ये इंश्योर करें कि 165 की स्टेटमेंट्स फाइल्ड है कि नहीं, फर्स्ट स्टेप। फिर उसका कंपैरिजन आए 44(4) के कि आप उससे रिकॉन्सिलिएशन लें। सही। फिर उसके बाद आप अगर समझते हैं कि दोनों में मजीद रिकंसाइल नहीं हो रही चीजें, देन आप उसके ऊपर 161 उसको स्पेसिफिक अमाउंट्स और स्पेसिफिक एंट्रीज बताएं कि भाईजान ये आपका डिफॉल्ट है, यू हैव फेल्ड टू पे। और उसके बाद अगर वो बंदा आपसे तावन नहीं करता, रिकॉर्ड होते नहीं देता, या वो अदरवाइज तावन नहीं करता, तो देन आप 161 में इस बात को इंश्योर करते हुए प्रोसीड करें कि ये टैक्स, ड्यू टैक्स गवर्नमेंट खजाने में पे या सीपीएम दोनों में से किसी ने पे किया या नहीं किया। और जो बिल्स है उन्होंने कहा कि जी ये उसमें असल ये था कि उन्होंने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ट्रिब्यूनल ने कह दिया था कि इनके पास रिकॉर्ड था और इंटेंशनल नहीं किया, तो इसलिए वो बिल्स पे को ओवरऑल अप्लाई नहीं किया जाता, मिसअंडरस्टूड है जी। ये बात सर मेरी ठीक है कि ठीक, आपकी ये सही है, लेकिन इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके दो हिस्से किए गए। ठीक है। बिल्स में ये था, क्योंकि बिल्स में तो था कि ट्रिब्यूनल ने कह दिया है कि ट्रिब्यूनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, तो उसने कह दिया ये इन्होंने विद होल्ड किया है, तो यहाँ वहाँ इनिशियल बर्डन या सब्सिक्वेंट बर्डन की बात डिस्कशन में नहीं थी फेलियर की। वहाँ पे था कि वहाँ क्वेश्चन रेफरेंस में था, रेफरेंस का स्कोप लिमिटेड है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ की हद तक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग जो ट्रिब्यूनल ने दी थी वो फाइनल थी, उन्होंने कहा इसने विद होल्ड किया है, रिकॉर्ड विद होल्ड किया हुआ है, दिया नहीं डेलिबरेटली इंटेंशनली दिया नहीं है, था इसके पास, तो इसने वो नहीं दिया, इसलिए हम समझते हैं कि इसने जो किया डिपार्टमेंट को चीट किया है या किया है, तो उस पे उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग ट्रिब्यूनल दे दी। अब ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग पे क्वेश्चन अब ला आ गया, तो उन्होंने कहा हाँ जी जब उनकी फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है तो इसने विद होल्ड किया है, ये गलत है, तो इसको देना चाहिए था, तो उस पर उन्होंने फाइंडिंग दे दी। उन्होंने कहा रिकॉर्ड इसके पास था तो इसने ही देना था ना, तो और कोई तो नहीं दे सकता, तो उस पे बिल्स की आ गई। अब वो फिर डिपार्टमेंट ने उसको एज ए होल, उन्होंने कहा डिपार्टमेंट ने ये समझा कि एज ए होल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशियल भी और सब्सिक्वेंट सारा ही बर्डन जो है ना इसी पे ही है, टैक्स पेयर पे यही रिकॉर्ड दे, हम जस्ट एक नोटिस इशू करें तो ये लेके आ जाए सारा कुछ। तो इसको फिर इसमें जो एमसीबी ने रेलेवेंट सेक्शन को इंटरप्रेट किया है, क्योंकि वहाँ फेलियर टू डिडक्ट या डिडक्ट टू डिपॉजिट का वर्ड है, तो वो लिखा हुआ है फेलियर। अब फेलियर को है, मैं खुद तो नहीं आप बताऊंगा कि मैं फेलियर हूँ, इस पे उन्होंने ले डाउन किया था कि फेलियर को स्टैब्लिश करना, इनिशियल ड्यूटी जो है वो होली सोली उसकी टैक्स पेयर की नहीं है कि वो ही अपना फेलियर बताए, ये डिपार्टमेंट के पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन चलो नहीं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन कुछ एविडेंसेस हो और वो एविडेंस ऑब्जेक्टिव उस पे ओपिनियन फॉर्म, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ना हो, सब्जेक्टिव भी ना हो, सब्जेक्टिव से मुराद जैसे कई व्यूज निकलते हो, ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव उस पे सेटिस्फैक्शन हो कमिश्नर की। ऑन द ऑब्जेक्टिव ऐसे ही है कि कोई भी बंदा एज ए प्रूडेंट मैन जिस पे एक आप ओपिनियन बनाई है तो उसी तरह का दूसरी ओपिनियन फॉर्म करे, क्लियर ओपिनियन। तो सब्जेक्टिव ये होती है कि एक चीज़ है, एक इशू है, प्रपोजिशन है, उस पे आप ओपिनियन और दे दें, ये और दे दे, तीसरा बंदा और दे दे, तो वो होती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होती है जिसमें डिफरेंट ओपिनियन आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव होती है कि एक प्रूडेंट पर्सन अंडर द सेम सर्कमस्टांस सेम फैक्ट में उसी तरह का ही व्यूज दे, वही तरह उसी तरह के व्यूज दे अपने, ठीक है, तो वो होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव चीज हमेशा किसी बेसिस इंफॉर्मेशन या एविडेंस या उस पे बेस करती है, और सब्जेक्टिव होती है कि जस्ट ऐसे भी दे दी, तो वो होती है आर्बिट्ररी मैकेनिकलिस्ट नेचर की होती है, उसमें एलिमेंट ऑफ गैस वर्क ज्यादा होता है और दूसरी वाली में बहुत कम होता है ऑब्जेक्टिव वाली में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव उसकी सेटिस्फैक्शन हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, और 100% नहीं है डेफिनेट के 100% ही है, उससे बिल्कुल ही दूसरा ना हो सके, और इतनी लो भी नहीं है, उन्होंने कहा इतनी हाई लेवल की डेफिनेट भी नहीं है, इतनी लो भी नहीं है, ठीक है ना। तो बैलेंस वाली हायर पेडेस्टल के नियर वेयर हो, तो वो वाली आपकी सेटिस्फैक्शन हो, तो वो पहले कमिश्नर उसको प्रूव करे। और रोविंग फिशिंग या मैकेनिकल एडवाइस ना ऐसे नोटिस किया ले आया सब कुछ,
तो वो फिशिंग रोविंग इंक्वायरी जिससे और डॉक्यूमेंट बुला के तो आपका ऑडिट खोल है, सारा बुला के वैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं वैसे खिलाए और एक्सपीडिशन या रोविंग फिशिंग इंक्वायरी करके कॉल करके आपसे ही सब कुछ मंगाता रहे, बैंक स्टेटमेंट भी सारी मंगा ले, ऐसा भी मंगा ले और चीज़ें भी सारी मंगा ले, पूरा ऑडिट इधर ही कर ले, ठीक है ना। ऑडिट वाला फिर रिडंडेंट हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ ही सारा कुछ बुला लेगा भी ले या सारा कुछ, अब तो आप फेलियर लेके आप ये भी देखूंगा, ये भी 111 भी उसी के अंदर कर ले कि नेचर सोर्स बता भी इन चीज़ों के कहाँ से, तो सारा कुछ ही मंगा ले इसी में। तो उनके वो नहीं, इसमें पहले इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस फील्ड विद होल्डिंग की प्रोविजन, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, फेलियर हो वो बर्डन सेटिस्फैक्शन वाला ऑब्जेक्टिव है वो डिस्चार्ज करे, होली सोली उधर शिफ्ट ना करे। पहली चीज़ अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करे और ड्यूटी डिस्चार्ज करे, फिर उसके बाद फिर उसको कन्फ्रंट करे कि अब तू बता मेरी ये इन्फॉर्मेशन तेरे पास क्या है, कि तू वाकई उसको अब तू आगे रबट करके वाकई तू डायरेक्शन की है नहीं की, या रीजनेबल काज दे कि बिलो लिमिट था, एग्जाम्ड था, या इम्पोर्ट वाला था, या वो 4th शेड्यूल वाला एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है, तू आगे फिर बता, ठीक है ना। फिर आप क्रॉस करने, फिर अभी एक रहीमयार खां वाली जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने शो काज नोटिस पे बहुत लेंथी बात की है। उसने कहा शो काज नोटिस जो है उसमें एक कैजुअल कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, बल्कि ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे आपने किसी को पिनलाइज करना है। उसमें फिर एलिगेशन क्लियर और एक्सप्लिसिटली वो एलिगेशन की डिटेल पार्टिकुलर देनी है और एविडेंसेस भी देनी है, वो कन्फ्रंट करना है। तो कन्फ्रंट करके तो फिर उसकी रिप्लाई लेनी है, वंस उसकी रिप्लाई आ जाए तो उसके बाद फॉरवर्ड नहीं कर देना, फिर उसने रिप्लाई को आपने रिबट करके सप्लीमेंट्री इशू करें और विद इन द मीन्स ऑफ शो काज नोटिस रहे। ये ना कि एक दफ़ा एक कर दें, दूसरा कर दें, तीसरा कर दें, विद इन दैट रिप्लाई दें, रिप्लाई को रिबट करें और एविडेंस को फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग भी दें, क्योंकि आर्टिकल 4 और 10A का ड्यू प्रोसेस है और सिर्फ ड्यू प्रोसेस में 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है कि नोटिस देना है, दूसरा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, जस्ट मेरे राइटिंग से लिखने से वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड द फेस टू फेस कम्युनिकेशन, पहले नोटिस देना फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। दूसरा देखना है कि जो अथॉरिटी है वो कम्पिटेंट है, कोई इनकम्पिटेंट तो नहीं है, तीसरा बायस तो नहीं है। अगर बायस है उसमें एक्सपर्टाइज इस तरह की रोविंग फिशिंग कर रहा है तो बायस भी नहीं होना चाहिए और इनकम्पिटेंट भी नहीं होना चाहिए, और 4 कंडीशनें ये फुलफिल हों फिर ये ड्यू प्रोसेस है। अगर ड्यू प्रोसेस फेयर ट्रायल ना हो तो जिस एक्शन जो भी हो तो आर्टिकल 8 के तहत वो वाइड अब इशू है उसकी कोई, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। तो उसमें ये इसको बड़ा डिटेल उन्होंने डिस्कस, पहले भी है कोर्ट लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इसको ठीक। कौन सी जजमेंट का टाइटल अनुमान क्या रहेगा खावाली का? ये भी 2023 में हुई, हाई कोर्ट की सर, सुप्रीम कोर्ट की क्या? हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह की था, मेरे उधर पड़ी हुई है। तो जिस तरह पहले खैबर इलेक्ट के वाली थी और थी शो काज नोटिस पे, जैसे वो एक दो और भी थी हाई कोर्ट की जस्टिस मंसूर अली शाह की, यहाँ और भी थी, एक वाक वाली है, 1-2 और हैं, तो काफ़ी सारी हैं। लेकिन ये बहुत कम्प्रीहेंसिव है, जिसमें बहुत सारे जो है कि बियॉन्ड द चार्टर्ड ऑफ शो काज नोटिस अगर कोई चीज़ है तो वो भी आप एडजुडिकेट नहीं कर सकते, और भी कि शो काज कैसा होना चाहिए, एडजुडिकेशन किस तरह होनी, फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस सारा कुछ है। और भी जजमेंट जो ऑलरेडी पहले वाली हैं वो भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, थैंक यू। सवाल जी, तो आज इसी टॉपिक को क्लोज कर लेते हैं, तो उसके ऊपर कोई सवाल, इसके बाद फिर सेक्शन बाय सेक्शन हम बाकी पढ़ते हैं। चल ही रहे तो आज चले इसको कंसेप्चुअली बड़ी अहम थी एमसीबी, इसलिए एमसीबी बड़ा अहम कंसेप्ट हाँ, तो एमसीबी और पीटीबी और ये इस तरह एक खुर्शीद की भी जजमेंट है, इससे पहले थी, उसमें सेल है बड़ी हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट। ये पहले सुप्रीम कोर्ट की 4 जजमेंटें हमें जरूर पढ़नी चाहिए जी। एमसीबी अगर आप 161, 205 या विद होल्डिंग है, एमसीबी पढ़ें, बिल्स को भी पढ़ें, बिल्स, एमसीबी और आपका जो है पीटीबी और खुर्शीद, ये इसको खोलें। नीचे है, इसमें बेसिकली इसमें भी इंटरप्रिटेशन का जैसे उसमें था ना, इसमें वर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा है। वर्ड डिफाइंड इन द स्टैच्यू, when a word has been defined in a statute to give it a specific meaning, such that was prima facie restrictive and exhaustive, तो वो वर्ड है तो उसके वही मीनिंग है। ठीक है, आगे हैं
एक ऐसे, हाँ जी, नीचे है ये, फिर इंटरप्रिटेशन आ गई। तो ये दो जजमेंट है, इंटरप्रिटेशन 161(2) से 5 के रेलिवेंट है, ठीक है। स्ट्रिक्ट एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन हैज टू बी अडॉप्टेड व्हाइल इंटरप्रेट फिस्कल एक्सप्लेनेशन। कोर्ट कुड नॉट रीड इनटू और कंप्यूट समथिंग व्हेन प्रोविजन ऑफ टैक्सिंग ऑफ फिस्कल स्टैट्यूट आर क्लियर। तो इसमें और बहुत सी दी हैं, ठीक है ना। विद होल्डिंग की आप जहाँ कहीं रिप्लाई दें तो पीटीवी वाली वो इंटरप्रिटेशन और खुर्शीद वाली ये क्योंकि रेलेवेंट है, और उसी के कोई या इंटरप्रिटेशन में कोई चीज़ भी, कोई एडिशनल चीज़ आप ना उसमें ऐड कर सकते हैं, ना उसमें से डिलीट कर सकते हैं, ना इम्प्यूट कर सकते हैं, ना इम्पोर्ट कर सकते हैं, ना इन्फ्लिक्ट करते हैं, जो कि वहाँ नहीं है। जब लैंग्वेज क्लियर हो तो फिर उसको फुल इफेक्ट देना है, ठीक है। आगे जी इसमें बेसिकली और जो बात थी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो थी सेल और सप्लाई का डिफरेंस, कि सेल क्या है, पहले वर्ड थी सेल, अब या सप्लाई थी, अब वर्ड 153 में सेल आ गया। तो पहले सप्लाई थी। सेल और सप्लाई को जो ऑन द स्पॉट हम परचेज करते हैं, गए जाके खरीद कर ली, तो ये है सेल। तो उस वक्त पहले वर्ड 50 जो सेक्शन होता था 4 और 4 वाला, उसमें सप्लाई का वर्ड था। सप्लाई और सेल में यहाँ डिफरेंशिएट किया कि सप्लाई और सेल क्या है। सेल में आउटराइट सेल है, आप सेल परचेज करते हैं, इसमें दो पार्टी हैं और एक आपकी कंसीडरेशन है और सब्जेक्ट की डिलीवरी है, ठीक है, ये सेल है। सप्लाई में मैटर कंटिन्यूटी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिजली सप्लाई करते हैं, या आप किसी को गुड्स कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं। रेगुलरिटी जो है ट्रांजैक्शन की वो ज़रूरी है। वो तो इसलिए उन्होंने कहा जी वो स्पॉट, वहाँ वर्ड सप्लाई था ना पुराने लॉ में, उन्होंने कहा जो आप वहाँ से परचेज करते हैं या स्पॉट परचेज, वो सप्लाई नहीं है। आप गए कोई ज़रूरी है कल भी वहीं जाएंगे, ठीक है, वो कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ वर्ड फिर जो 153 है, यहाँ वर्ड क्योंकि सेल का आ गया है तो अब हो गया। तो इसलिए सेल और सप्लाई को और बाकी फिर इंटरप्रिटेशन को उन्होंने कहा कि भाई उसमें सेल हुई है तो स्पॉट में नहीं एप्लीकेबल होता, फिर वहाँ जो वर्ड जिस तरह है उस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा। नीचे आए बेटा जल्दी, ऊपर आए देखेंगे, कैश है ना, कैश purchases or payment are raw material, no deduction of tax at source. On the spot, cash purchases are sale by vendor to walk-in customer did not fall within the purview of supply of goods as in section 50 of the ordinance and thus were not subject to withholding deduction at source provision, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी वाक बाई कस्टमर आए या स्पॉट ट्रांजैक्शन हो तो उसमें लगता है कि नहीं लगता। उन्होंने कहा जी सप्लाई ऑफ गुड्स की तो डेफिनेशन में फॉल कर, ठीक है। सप्लाई और सेल को कैश परचेज या पूरा इसमें पूरा इंटरप्रिटेशन हुई है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन फिर आगे कुछ आ गई, वो ऊपर आए ये भी इम्पॉर्टेंट। ऑर्डिनरी मीनिंग एंड टेक्निकल मीनिंग, कंटेक्स्ट ऑफ द टर्म, वेयर एनैक्टमेंट यूज द टर्म विच नीचे had both an ordinary and technical meaning. The question as to which meaning of the term was intended to have been determined by the context. If the context was technical, the presumption was that the technical meaning of the term was intended to be used. Otherwise, ordinary meaning was taken as it meant. Secondly, word used in the statute relating to particular trade business transaction were to be construed as having been mean which every conversant with that trade business or transaction knew and understood. Clear? तो कोई इंटरप्रिटेशन करना है तो पहले आपका डायरेक्टिव जो वहाँ मीनिंग है वही है, फिर जुडिशल मीनिंग है, जुडिशल नहीं है तो फिर डायरेक्शनरी मीनिंग है, डायरेक्शनरी में फिर आप बहुत से मीनिंग होते हैं। फिर आप जिस चीज़ का वो लॉ है उस कंटेस्ट में वो किस फील्ड का है, वो ट्रेड है, कॉमर्स है, कोई टेक्निकल है, वो मेडिकल है, जिस फील्ड का है उसमें जो उसके पॉपुलर मीनिंग वर्ड हैं वो लिए जाएंगे। सर जैसे एक होता है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट है 1877, अगर वो डेफिनेशन को वर्ड लिखना सबसे पहले हम वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद फिर वो कोई ब्लैक लॉ डिक्शनरी उसका मीनिंग देखते हैं। अगर हमें वहीं से भी नहीं होता तो फिर जनरल मीनिंग उसका लेते हैं। बेसिकली फिस्कल स्टैच्यू थोड़ा सा हटके होता है। एक स्टैच्यू में अपने कंटेक्स्ट में डेफिनेशन दी होती हैं, उसमें इंक्लूड करके बहुत शामिल चीज़ें की होती हैं। तो यहाँ सबसे पहला रूल जो है इसमें हर फिस्कल स्टैच्यू की आपकी मिनी डिक्शनरी अपनी होती है, उसके अंदर वर्ड डिफाइन होते हैं। वर्ड डिफाइंड भी 2-3 कैटेगरी, एक एग्जॉस्टिव होते हैं जिसमें मीन्स का होता है, एक होता है इंक्लूड करके और चीज़ें भी शामिल होती है, एक मिक्सचर होता है पहले मीन करके फिर इंक्लूड किया होता है, तो वो उसके मुताबिक होते हैं,
ठीक है ना, पहले मीनिंग उसके मुताबिक होते हैं। लेकिन वो जो डेफिनेशन होती हैं वो डायरेक्टरी होती हैं, वो मैंडेटरी नहीं होती। अगर कंटेस्ट में कोई उसके कुछ और मीनिंग है, आगे जाके वही वर्ड यूज हुआ है, जनरल प्रजम्पशन यही है कि जहाँ कहीं ये वर्ड थ्रू आउट द उस एक्ट में यूज होगा यही मीनिंग दिए जाएंगे, अनलेस कंटेस्ट जो है उसके उससे डिपार्चर करे। कंटेस्ट में अगर कोई और मीनिंग अंडरस्टूड हो रहे हैं तो फिर वो इससे प्रीवेल करेगा, फिर वो जो डेफिनेशन वाले मीनिंग है वो नहीं लिए जाएंगे। हाँ जी सर, एक वर्ड है फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं डिफाइन। सुन लेना, बात पूरी सुन लेना। पहले है कि वो डेफिनेशन है उसको फॉलो करना है थ्रू आउट द लॉ। थ्रू आउट द लॉ अगर कंटेक्स्ट आगे जाके जो उसकी एक्चुअल लैंग्वेज है, बॉडी है, उसमें कुछ और मीनिंग नज़र आ रही हैं फुल पढ़ने से, तो वो ये जो लॉ में मीनिंग है वो भी डेविएट हो सकती हैं और वो फॉलो किए जाएंगे जो कि उस कंटेक्स्ट में फिट होती हैं। कंटेस्ट और कंटेस्ट से मुराद होती है जो वर्डिंग, एक कंटेस्ट है और एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट वर्डिंग होती है, कंटेक्स्ट एनवायरनमेंट है जिसमें वो यूज है। टेक्स्ट और कंटेक्स्ट जो है वो एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। एक टेक्स्ट उसकी वर्ड प्लेटफॉर्म है, दूसरा उसको कलरिंग करता है, तो उसको देख के और पूरे एज ए होल उसको लेके तो फिर उसके मीनिंग निकाले जाएंगे, वो अप्लीकेबल होंगे। ये तो इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। दूसरा ये है कि ना इधर मीनिंग ही नहीं है, उससे समझ नहीं लगती क्या है, तो फिर हम देखेंगे कि वो सेक्शन पहले कहीं जुडिशियल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आया है और उन्होंने वो उस वर्ड को डिफाइन किया हुआ है। अगर वो डिफाइन किया हुआ है उसके बाद लॉ बदल गया, नया आया, उसमें भी उसी तरह उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो ये समझा जाएगा जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की थी उसी को फॉलो किया गया है, उसके मीनिंग वही है। क्लियर? जैसे डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, पुराने लॉ में भी था, इस लॉ में भी है, तो अब जो पुरानी डेफिनेशन है वो उसी तरह ही उसको समझी जाती है। अच्छा, तीसरा उसके बाद फिर अब अगली बात आ गई कि कोर्ट में भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो फिर डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी मीनिंग में फिर आप देखेंगे, डिक्शनरी एक लीगल डिक्शनरी है, एक दूसरी डिक्शनरी, उसमें डिक्शनरी मीनिंग में बहुत से मीनिंग आ सकते हैं। एक ही वर्ड को डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। फिर डिफरेंट मीनिंग को लेके आपने उसको टेस्ट करना है कि आपका फील्ड कौन सा है, इकोनॉमिक है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और कोई है। आपका फील्ड या आपका स्टैचू किस फील्ड में, वेलफेयर स्टैचू है, कोई और है, क्या चीज़ है। और फिर देखना है कि उन मीनिंग में से आपके रिलेटेड बिजनेस में कौन सा वर्ड फिट इन होता है। और फिर आपने देखना है कि आपके बिजनेस ट्रेड में उस वर्ड के पॉपुलर मीनिंग क्या है। यूजुअली अगर आप, जैसे हम कहते हैं कैपिटल, अब कैपिटल अब मैं और आप समझेंगे तो आप क्या समझेंगे, क्या समझेंगे कैपिटल? हाँ, आप कह रहे हैं बिजनेस में क्या, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान। कैपिटल से मुराद बड़ी चीज़ है, बिजनेस में और चीज़ है, ठीक है ना। कैपिटल से मुराद एक साल से बड़ी या बड़ी चीज़ है कोई, या ऐसे क्या पाकिस्तान का कैपिटल कौन है? इस्लामाबाद। ओ कैपिटल लेटर, टीचर से कैपिटल पढ़ो भाई, तो ओ लेटर पढ़ना चाहिए। पनिशमेंट में, क्रिमिनल में कहेंगे कैपिटल, और कैपिटल पनिशमेंट अभी आर्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब उसके डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट मीनिंग है। जब आप पढ़ रहे हैं टैक्स, तो आप कैपिटल किसको कहेंगे, बिजनेस कैपिटल कहेंगे। हम कहेंगे कंपनी में यार शेयर होल्डर कैपिटल है, एओपी में पार्टनर कैपिटल है, इंडिविजुअल में ये कैपिटल है, तो हम तो कैपिटल दिन रात इसको पढ़ते हैं। यहाँ वो पनिशमेंट तो नहीं लाएंगे, या इस्लामाबाद तो नहीं लाएंगे, या टीचर वाला नहीं लाएंगे, तो अब वहाँ तो कैपिटल के मीनिंग बहुत से होंगे, लॉन्ग टर्म कोई चीज़ होगी, तो आपके जो फिट इन होगा तो आपका वो वाले आप मीनिंग। इस तरह आप एनालिसिस करेंगे, इस तरह एनालिसिस करके फिर आप उसको उसमें लाएं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। मैं था मशकूर सर मंशा सुखेरा साहब का, आप सब पार्टिसिपेंट्स का। आज बड़ी डिटेल हमने 161 और 162 सेक्शन के रेफरेंस से और सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एमसीबी की, बिल्स की, पीटीवी की और खुर्शीद की, और उसी के रेफरेंस से जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स थी उसके ऊपर बड़ी तफसील हासिल हमने सर से रहनुमाई हासिल की कि किन हालात में किस तरीक़ाकार के मुताबिक किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए एफबीआर किसी भी टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ 161 की कार्रवाई कर सकता है। इसको समझना, जानना, बर्डन ऑफ प्रूफ को समझना, डॉक्यूमेंटेशन को समझना,
टाइम मैनर पेमेंट को समझना ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो मैक्सिमम हरासमेंट करता है, मैक्सिमम आपको पनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अच्छा वकील, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन, अच्छी इंटरप्रिटेशन, अच्छे केस ला के ज़रिए अपने केस को बेहतर और प्रॉपर डिफेंड कर सकता है। आज के लिए बहुत शुक्रिया सर मंशा सुकरा का बहुत शुक्रिया। बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े एलेबोरेटिव अंदाज में और बड़ी डिटेल जजमेंट्स, और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि तमाम जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल और बड़ी बेहतरीन आज की गुफ्तगू सर की होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।